फेक न्यूज पर यह हमारी दूसरी कड़ी है। हम आज अमेरिका और दुनिया के संदर्भ में बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनूप कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी से अमेरिका से, और भारत के संदर्भ में बात करने के लिए मीडिया अध्यापक विनीत कुमार हैं। अनूप जी, आपने जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे और आपका हम जो पावर पॉइंट हम उसमें देख रहे थे, तो एक नजर मेरी पड़ी अक्टूबर 1925 की हार्पर वीकली का आपने जिक्र किया है, फेक न्यूज एंड द पब्लिक, हाउ द प्रेस कॉम्बैट्स र्यूमर, मार्केट रिगर एंड प्रोपेगेंडिस्ट। ये उस समय भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था या ये स्वरूप उस वक्त भी मौजूद था? फेक न्यूज एग्जैक्टली ऐसे ही शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया था, लेकिन फेक न्यूज की तरफ इशारा किया गया था कि जो समाचार है वो उसको फेक किया जा सकता है। और उसका संदर्भ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि संदर्भ ये था कि वायर सर्विसेज जैसे फैल रही थी। वायर सर्विसेज से मतलब है जब समाचार न्यूज रूम में टेलीग्राफ के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा दूर से भेजा जाता है, तो उस पत्रिका में ये आशंका जाहिर की गई थी कि एडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि ये कैसे चेक किया जाएगा कि ये समाचार सही है। अब आप उस जमाने के वायर सर्विस तो आजकल नहीं है हमारे पास, लेकिन आजकल ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, हम समाचार को उसके द्वारा फैला रहे हैं। तो जो उसका जो मीडियम है, ट्विटर का मीडियम है, सोशल मीडिया का मीडियम है, एडिटर्स कैसे चेक करेंगे कि ये समाचार सही है कि नहीं? और एडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है इसमें। अगर कोई पत्रकार आज आए और कहे कि हाँ भाई मेरा पास सोर्स है और सोर्स मेरा एक ट्वीट है, तो आप कैसे उसको तय करेंगे कि यह समाचार सही है या नहीं है? तो ये उस समय था। विनीत, कुछ उदाहरण हिंदुस्तान के संदर्भ में आप पुराना दे सकते हैं? आपने एंकर लिंक में जो बात कही उसमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट थी। एक तो ये कि आप बता रहे हैं कि जो कारोबारी मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो फेक न्यूज़ की एक पूरी इंडस्ट्री चला रहा है। लेकिन दूसरी जो दिलचस्प बात है उसमें आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों के जरिए या राजनीतिक पार्टियों के जरिए भी फेक न्यूज का प्रोडक्शन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्तर के नेता फेक न्यूज बोल दे रहे हैं। अब उसको काउंटर करने की हिम्मत नहीं हो रही है किसी में। किसी कोने में छोटी सी वेबसाइट में समीक्षा छपती है, लेकिन ज्यादातर लोगों तक वो वही बयान जो फेक न्यूज वाला बयान होता है प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, लोगों तक पहुंचता है। तो अनूप जी से आपने जो ऐतिहासिक संदर्भ की बात की, मैं अगर भारत के संदर्भ में ये देखूं तो मेरे पास एक किताब है रवीश, लियोनेल फिल्डेन की किताब है ये, और ये किताब 1950 में कराची से में छपी थी। फिल्डेन का नाम हम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं क्योंकि ये वो अंग्रेज व्यक्ति थे जिनको भारत में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम खड़ा करने के लिए भेजा गया था इंग्लैंड से। और ये कहा गया था कि आप जो है वो ब्रिटेन के लिए काम करेंगे और अब माने एक तरह से आप अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन फिल्डेन बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने जब देश की गरीबी भारत की देखी, लाचारी और अंधविश्वास देखा, तो वो लग गए कि इस माध्यम को पूरी तरह सामाजिक सरोकार के काम में लगाया जाना चाहिए। यही कारण है कि ब्रिटिश सत्ता ने उनको पसंद नहीं किया, है ना। तो उसमें दो बातों की चर्चा मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि बीबीसी को लेकर के हमारे जहन में है कि एक बड़ा नेटवर्क दुनिया का है, लेकिन वो तब भी कहते थे कि रेडियो प्रोपेगेंडा मशीन की तरह काम करता है, जो कि जोवेल ने उस समय जो है एस्टैब्लिश कर दिया था कि एक प्रोपेगेंडा मशीन वर्ल्ड वॉर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो उनकी लिखी हुई एक चीज है, इस किताब का एक हिस्सा जिसमें डेंजरस वर्ड्स एक सब चैप्टर है, और उसमें वो बताते हैं फिल्डेन कि कैसे भारत और पाकिस्तान दोनों का जो मीडिया है वो एक राष्ट्र प्रेम के नाम पर कि और यहाँ के नागरिकों को खुश करने के नाम पर नफरत पूरा फैला रहा है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मतलब पाकिस्तान का मीडिया भारतीय नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो कि बहुत अपमानजनक है, बहुत अश्लील भी है एक हद तक। और इसी तरह भारतीय मीडिया जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रहा है। उसमें जो टिप्पणी वो करते हैं वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग तहजीब को लेकर, परंपरा को लेकर और शब्दों को लेकर बहुत संवेदनशील लोग रहे हैं। उसी तरह भारत के लोग अपने चरित्र को लेकर, माने एक आम नागरिक के बारे में कहते हैं, वो बहुत संवेदनशील, इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन देखिए कारोबारी मीडिया कैसे दोनों देशों के मुल्क को इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करके भड़काऊ बात करके, और फेक न्यूज, उन्होंने फेक न्यूज शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसका अनुवाद करेंगे तो फर्जी खबरें जरूर होती है, क्योंकि उनका काम था खुश करना। तो खुश करने के लिए पूरे फेक न्यूज का एक जो है पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये 1950 की किताब है, कराची से छपी हुई किताब है, 50। अनुज जी, आपका एक और
और है, मैं आपसे चाहता हूं कि और भी सूचनाएं आए। आपने कहा कि इस फेक न्यूज के धंधे में ये धंधा क्या है, थोड़ा आप बताइए। जो आपके अमेरिका में जिस तरह से इस धंधे को समझा गया है, आपने ये क्यों लिखा है कि इसमें ज्यादातर पुरुष हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं? तो ये धंधा क्या है, कैसे आपने समझा कि इसमें पुरुष ज्यादा हैं? इस नतीजे पर वहां पर किस तरह से ये नतीजा वहां पर पहुंचा गया, इस नतीजे पर पहुंचा गया? हाँ, इस पे जो जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है और जो रिपोर्टिंग हुई है 2016 इलेक्शन के दौरान, उसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग जो हैं जिन्होंने इसको फेक न्यूज को फैलाने की कोशिश करी, उनका जो इंटरेस्ट था वो राजनीतिक कम और पैसा कमाना ज्यादा था। और वो पैसा किस तरीके से कमाते हैं, वो आज का जो न्यूज मीडिया है, जो ऑनलाइन न्यूज मीडिया है, जिसमें सारा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ है। और एडवर्टाइजिंग जो है वो क्लिक एंड बेट है, मतलब जो आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उससे आपको पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा एडवर्टाइजर्स आपके वेबसाइट पर आएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों ने ऐसे वेबसाइट क्रिएट किए और इन वेबसाइट को सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया, और उनका मेन गोल केवल पैसा कमाना था। कुछ लोगों ने तो कई $1000 इस तरीके से कमाए हैं। और अमेरिका में भी और यूरोप से भी लोगों ने देखा कि अमेरिका में बहुत फेक न्यूज से पैसा कमाया जा सकता है, तो उन लोगों ने भी वेबसाइट वहां क्रिएट करी डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में, और उसमें फेक समाचार डाला, और उस समाचार को देख को सोशल मीडिया, जो राइट विंग सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है, उसके अंदर उसको फैलाया उन लोगों ने। और उससे क्या हुआ कि बहुत लोग उनके वेबसाइट पे आए और उन्होंने पैसा कमाया। पर आपने 2016 तो हो सकता है कि भारत में भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं इसके जरिए, क्योंकि अभी जो बंगाल की गिरफ्तारी है, अगर उसे पार्टी के संदर्भ में ना देखें तो वो आसनसोल के आईटी सेल के सचिव हैं। मतलब इससे होता है कि एक जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है। अगर यही गिरफ्तारी मुख्यालय के आईटी सेल के किसी सदस्य के होती तो ज्यादा बड़ा राजनीतिक मामला बन सकता था। तो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने इस जिम्मेदारी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि जिले में कोई किसी जिले का हो, बस्तर का हो या कोई बक्सर का हो, वहां का कोई आईटी सेल हो किसी भी पार्टी का, वो वहां से फैलाता रहे। पर मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, आपने 2016 के चुनाव का जिक्र किया है। हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि उस चुनाव में फेक न्यूज ने क्या रोल प्ले किया था और उनका प्रतिशत क्या था, और क्या वाकई फेक न्यूज ने तय किया था? क्या ऐसा कोई निष्कर्ष है क्या? क्योंकि मैं अल जजीरा पर एक लेख पढ़ रहा था अनूप जी, उसमें एक बात है कि लोकतंत्र को यह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जनता जो है वो झूठी खबरों के जाल में, क्योंकि वो टीवी पे भी फेक न्यूज चल रहा है। भारत जैसे देशों में आप देखें तो अखबारों में भी एक ही तरह के कई वर्जन छप रहे हैं, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो फैल रहा है। दो बातें हैं। एक तो जो पहले आपने आईटी सेल के बारे में कहा है, इन राजनीतिक पार्टियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और ऊपर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है उसमें उनके सदस्य शामिल हैं। और 2016 के अमेरिकन इलेक्शन के संदर्भ में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये पाया गया था, एक स्टडी कुछ लोगों ने किया, उन्होंने पाया कि डोनाल्ड ट्रंप, फेक न्यूज दोनों तरफ था। फेक न्यूज हिलरी क्लिंटन के भी सपोर्ट में था, फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के भी सपोर्ट में था, लेकिन 74% फेक न्यूज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में था, और हिलरी क्लिंटन के सपोर्ट में 26% था। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में था। तो ये सोच, इन लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि अगर इतना फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में था तो क्या इसने वोट चेंज किया, क्या इससे टोटल आउटकम चेंज हुआ? तो ये जो स्टडी था, इसमें ये पाया गया कि कोई निष्कर्ष, ऐसा कोई इंपीरिकल एविडेंस तो नहीं आया कि ये कहने के लिए कि फेक न्यूज ने आउटकम को चेंज कर दिया, लेकिन उसने राजनीतिक डिबेट को जरूर करप्ट किया, बहुत ज्यादा करप्ट किया। और क्या मतलब है आपका? उसमें यह है कि राजनीतिक डिबेट जो है वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। आपका ओपिनियन चेंज कर सकता है, आप कह सकते हैं कि भाई मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है इस बात पर, मेरा व्यू अलग है इस बात पे, लेकिन डिबेट को करप्ट करने में जब आप तथ्य पे ही हम लोगों का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तथ्य क्या है, और तो ये इस फेक न्यूज क्या करता है कि वो तथ्यों को ही समस्या में डाल देता है। अब हम किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं विश्वास करें, तो हम डिबेट क्या करेंगे?
हम डिस्कशन क्या करेंगे ऐसे में? ये राजनीति में, हाँ जी जी, राजनीति में ओपिनियन में डिवीजन होना तो बहुत होगा ही। हम लोग अगर देखें तो ये जरूर होगा कि हम कहेंगे कि हम कुछ लोग जो है वो राइट है, कुछ लोग लेफ्ट है, कुछ लोग सेंटर है, ये तो होगा। लेकिन जिस दिन हम ये मानने में तय करना में मुश्किल हो जाएगी हमें कि तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है इस डिबेट के, तो बहस का कोई वजह नहीं रह जाती फिर उसके बाद। इसीलिए बहस का एक और अर्थशास्त्र है कि संसाधन अब है नहीं या जरूरत नहीं है तो रिपोर्टर हटाइए, एंकर लाइए, बहस कीजिए और फिर मुद्दों को गायब कर दीजिए। फिर सूरत में लाठी लेके लोग रोज लाठी खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हमारा कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो कैसे दिखाएगा? जब रिपोर्टर जनता के बीच में संपर्क सूत्र है, जब वही सिस्टम खत्म हो जाएगा तो स्टार एंकर तो आपसे नहीं मिलेगा ना। ये बात समझिए ना, जिसके लिए आप हैशटैग चलाते हैं। तो विनीत, हम जानना चाहते हैं कि हम इस फिनोमेना को 2014 के संदर्भ में ही देखते हैं। जो चर्चा 2016 में अमेरिका कर रहा था, वो चर्चा हमारे यहाँ थोड़े बहुत, लेकिन उस तरह से फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा के तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसके तत्व मिलते हैं। लेकिन उसके पहले हम जाते हैं क्या? पहले के चुनाव में भी या राजनीति में भी इस तरह की चीजों का एक रहा ही होगा रोल। अनूप जी ने बहुत दिलचस्प बात कही है और दुरुस्त फरमाया है। मैं जो कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ जब आएगा तो फिर क्या फैक्ट है उसकी हम बात करें। मैं एक पीछे जाता हूं थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ में, जहां एक दुनिया के बड़े नेटवर्क को ही फेक करार दे दिया गया। बीबीसी दुनिया का एक भरोसेमंद नेटवर्क रहा है और इमरजेंसी के दौरान रवीश बीसी शुक्ला साहब उस समय आईबी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने पूरा बीबीसी को और उनकी टीम ने बीबीसी को ही एक तरह से फेक करा दिया। कैसे? मार्क टली के हवाले से कोमी कपूर की एक किताब है दी इमरजेंसी पर्सनल हिस्ट्री। कोमी कपूर उसमें मार्क टली के हवाले से कहती हैं, जो कि बीबीसी के संवाददाता उस वक्त रहे थे, और वो कहते हैं कि जिस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी उस वक्त एक लाइन, एक जिसको कहते हैं न, सुर्री छोड़ी गई कि बीबीसी में सुना है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति, सरकारी महकमे का व्यक्ति कह रहा है कि ये बीबीसी में से सुना है। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि बीबीसी का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट जो है उस वक्त बीबीसी के लिए रिपोर्ट नहीं दे रहा था और राइटर के जरिए बीबीसी में रिपोर्ट आ रही थी। तो मतलब न्यूज गैदरिंग का जो मामला था वो बीबीसी के जरिए हो भी नहीं रहा था, कोई कॉरेस्पॉन्डेंट कर भी नहीं रहा था, लेकिन इस मीडियम को बता दिया गया कि ये सब बीबीसी में सुना है। और बीबीसी के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें उछाली गई जो कि फर्जी थी और बीबीसी का नाम दे दिया। बीबीसी का। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। हमारा सवाल यही है कि क्या आप फेक न्यूज से सावधान हैं?